सो हाय एवरीवन, दिस इज जितेश भैया। तो आज आपके लिए लेकर के आ चुके हैं सामाजिक विषय का एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर जो कि आपके बोर्ड पेपर में भाई 100% ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपके यूपी एमएसपी द्वारा जारी किए मॉडल पेपर हैं, ठीक है। और कोई भी छात्र अगर एक बार इन सभी मॉडल पेपर को एग्जाम से पहले तैयार कर लेता है डेफिनेटली आप एक बेहतर स्कोर करके आएंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली 70 आउट ऑफ 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी हम मॉडल पेपर कराते हैं इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि ऐसे क्वेश्चंस हमको मिले जो क्वेश्चन हमारे 2026 पेपर में आने वाले हैं, तो सामाजिक विषय का या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आपको ये मॉडल पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विषय का पूरा पेपर समझाने वाला हूं। लगभग आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि हमारे पेपर में हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, सब कुछ आपको A to Z नॉलेज इस क्लास के अंदर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आपके पेपर में आने वाला है। देखिए सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा उसका जो समय रहने वाला है वह 3 घंटे 15 मिनट होगा। मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको ये पूरा पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। मतलब 15 मिनट आपको निर्धारित किए जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। इसके बाद जो 3 घंटे आपको मिलते हैं इसमें आप अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं इसके कुछ निर्देश, क्योंकि निर्देश अगर आप एक बार समझ लेते हैं ना मेरे प्यारे साथी, आपको बोर्ड एग्जाम करने में पेपर करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। तो पहला निर्देश हमारा कह रहा है कि ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। पहला निर्देश कह रहा है ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इस पूरे प्रश्न पत्र के पहले खंड आ में 20 नंबर के आपको MCQ पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे इस पेपर में 2 खंड आते हैं, खंड आ और खंड बा। पहले खंड में हमारे MCQ वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और खंड बा में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा कह रहा है कि प्रश्न पत्र में पास होने के लिए आपको कम से कम 23 नंबर की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आप 23 नंबर लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आपने इस पूरी क्लास को समझा मेरे प्यारे साथी, आप 70 में इजीली 60 प्लस स्कोर करके आने वाली हो, ठीक है, वो भी एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को आप बड़े बारीकी से समझेंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं किसी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको खंड आ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस खंड आ की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर देखिए आपको 20 MCQ देखने को मिलने वाले हैं। आपके पेपर में 20 MCQ आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो यहां से आपको टोटल 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट ही यही रहेगा कि हमको कम से कम 20 में 18 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। हमको 20 में से अपने 18 क्वेश्चन सही करके आने हैं, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और इन क्वेश्चंस को किसी ना किसी नोट्स में या फिर कॉपी में कहीं नोट जरूर कर लेना और एग्जाम से पहले इनको तैयार जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हैं। तो अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं तो देखिए यहां पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। प्यारे साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लो तो ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक की, तो प्यारे साथी आपको बिल्कुल सही आंसर लगा लेना मैजनी। जो मैजनी था ये आपका यंग इटली सोसाइटी का क्या था भाई, संस्थापक था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। अगर मैं अपने दूसरे प्रश्न की बात करता हूं तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, अब इसको अगर आप सही टिक लगाना चाहते हो तो आप हमेशा याद रखना कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था
ठीक है, ये इटली के एकीकरण से संबंधित था और इटली का एकीकरण जो हुआ था या फिर फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। तो वहां से अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी वह वर्ष 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथी? वर्ष 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने लगभग आपके बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का नमक सत्याग्रह हो गया। ठीक है, तो जितने भी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं याद रखना कि उसमें एक ऑप्शन आप लोग याद रख लेना, महात्मा गांधी। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो भारत में अगर मैं बात करता हूं कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। इसको देखिए जरा, मलयालम भाषा दे रखी है, तेलुगु दे रखी है, ठीक है, तमिल दे रखी है, ठीक है, कोंकणी भाषा दे रखी है। तो अगर मैं बात करता हूं अपने सबसे पहले यानी 4 नंबर वाले आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी। ठीक है, तो इस भाषा में सबसे पहले कह सकते हो कि पुस्तकें छपी थी। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो भी क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं होते, मतलब कि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बारीकी से सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था प्यारे साथी वो वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग ए लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? अब देखिए ऐसे संसाधन जो जैवीय वस्तुओं से बने होते हैं वे हमारे जैवीय संसाधन होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमारा लोहा एक जैवीय होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अपने जैवीय संसाधन की, तो लोहा कोई हमारा जैवीय संसाधन नहीं होता है, तांबा हमारा कोई जैवीय संसाधन नहीं होता, या फिर चट्टाने जो होती हैं ये कोई हमारी जैवीय संसाधन नहीं है। मत्स्य उद्योग जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है। तो बात करते हैं अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भूमि एक तरीके का, भाई साहब आप लोग कह सकते हैं, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? देखिए अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की बात करता हूं तो हमारी जो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो हमारी होती है लैटराइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे कि लैटराइट मिट्टी जो होती है ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और जो चाय की खेती होती है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको अधिकतर लैटराइट मृदा पाई जाती है। इस बात को आप याद रख लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो रेशेदार अगर मैं फसल की बात करता हूं तो जूट हो गया, प्राकृतिक रेशम हो गई, कपास हो गई, इनमें से सभी, मतलब ये हमारा डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जूट, कपास और आपकी प्राकृतिक रेशम, ये तीनों के तीनों हमारी एक रेशेदार फसलें होती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? अगर मैं अपने धात्विक खनिज की बात करता हूं तो देखिए यहां पर आप लोगों को मैग्नीज को बिल्कुल सही टिक लगा लेना है। मैग्नीज एक तरीके का धात्विक खनिज होता है जिसमें आप लोग कह सकते हो कि धातु की मात्रा पाई जाती है। वहीं अगर मैं चूना, पत्थर, सल्फर और कोयले की बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों को मैं कह सकता हूं कि कोयला, इसमें अधातु भी पाया जाता है और धातु भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो देखिए जिस देश का विभाजन जो है धर्म और जाति के हिसाब से हुआ था प्यारे साथी, वह हमारा देश जो है बेल्जियम है कि भारत है? निम्नलिखित में से किस देश में विभाजन जो है धर्म और जाति के हिसाब से हुआ था? तो भारत भी हो सकता है, ठीक है, और यहां पर मेरे हिसाब से बेल्जियम भी हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बेल्जियम और भारत में से हमारा सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का एक राइट आंसर जो भी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो आपकी कमेंट को हम लाइक करेंगे और जो भी एक प्यारा सा कमेंट करेगा उसकी कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम कहां पर स्थित है? तो बेल्जियम हमारा कहां, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में कि यूरोप में?
देखिए बेल्जियम हमारा स्थित है यूरोप में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाता है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, विधानसभा में, कहाँ पर? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। स्थानीय निकायों में संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया गया है, वो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां पर नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं संघात्मक शासन कहां पर नहीं है, तो श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू इस टाइम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है कि क्षेत्रीय है कि भाई? ये देखिए बहुत आसान सिंपल सा है, हिंदी एक तरीके से हमारी राजभाषा, सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो ये भी एकदम बहुत सिंपल सा आंसर है, स्टार्टिंग से सुनते चले आए हो कि केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य माना जाता है, ठीक है, और सबसे छोटा राज्य भी है जहाँ की सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो मुद्रा का जो निर्गमन है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को हम बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो कितने ऐसे प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 85%, यानी 85%। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में अगर मैं बात करता हूं, जीविका का जो प्रमुख स्रोत प्राकृतिक समय से, प्राचीन समय से रहता चला आ रहा है, वह है कृषि। अभी के समय में उद्योग आ गया है, नई नई चीजें आ गई हैं, ठीक है, मॉडर्न युग आ चुका है, तो मैं कह सकता हूं, लेकिन पहले के समय से अगर मैं प्राचीन समय से अगर बात करता हूं, तो भारत में जीविका का जो प्रमुख स्रोत है प्यारे साथी, वह आपका कृषि ही है, ठीक है। पहले के लोग क्या होते थे कि कृषि से अपना जीवन पूरी तरीके से व्यतीत करते थे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया ना, ये 20 क्वेश्चन सबसे पहले आपको नोट कर लेने हैं कहीं ना कहीं पर, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 2026 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन को याद कर लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं कि आपके पेपर में आता है दूसरा खंड। अगर मैं अपने अगले खंड की बात करता हूं प्यारे साथी, तो अगला खंड हमारा है वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, तो ये टोटल 50 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 50 नंबर के। हमारा टारगेट ही यही रहना चाहिए कि ये जो 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मुझे 50 आउट ऑफ 50 करके आना है, मतलब 50 में 50 पूरा क्वेश्चन करके आना है। तो चलो भाई एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, हर एक क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे से नोट करेंगे। आंसर कैसे मिलेंगे इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको वो भी बताऊंगा, बस क्लास में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और चलिए फिर आप लोग जुड़ते रहिएगा ताकि चीज़ें जो है वो जल्दी और सही समय पर हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना ताकि जो हमारी फैमिली है वो भाई 1 लाख की पूरी कंप्लीट हो सके, ठीक है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो जितना हो सके आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। देखिए अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं, तो देखिए यहां पर हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनको हमको 80 शब्दों में लिखना होगा। 4-4 नंबर की सारे हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस बात को याद रख लेना कि ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, इनको याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, कुछ करना नहीं, बस कहानी की तरह इनके आंसर को आपको बस समझना है। जिस तरीके से कहानी देखते हो ना कि कहानी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसी तरीके से इनके आंसर भी आपको तैयार करने हैं कहानी की तरह। पहला क्वेश्चन है कि पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? इसकी 2 शर्तें आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन नोट कर लो। अथवा में दूसरा प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति क्या है? आपको बताना है कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। दोनों प्रश्नों को नोट कर लो, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में करके आना है। हालांकि तैयार आप लोग पेपर से पहले दोनों को कर लेना। तो चलो भाई आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा करो। ये क्वेश्चन हमारा भूगोल का है।
ये क्वेश्चन हमारा भूगोल का, ये क्वेश्चन हमारा इतिहास का है। इस बात को प्यारे साथी तैयार कर लेना। ये इतिहास के क्वेश्चंस दोनों थे, ये भूगोल के दोनों क्वेश्चंस हैं। मुद्रण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसके लिए? मुद्रण संरक्षण के लिए 3 विधियां बताइए। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन की संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप देखो भाई यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस जो हमारे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो नोट कर लो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक जरूरी है? कोई तर्क दीजिए, कोई 2 तर्क दीजिए। ऐसे करके भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिएगा। अथवा में है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप क्या समझते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे अर्थशास्त्र के थे। प्यारे साथी, उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपके कराए, ऑल टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस जो आपके हैं, उम्मीद है ये 8 क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे से तैयार करेंगे एग्जाम से पहले। लघुत्तरी क्वेश्चंस हमारे थे ये। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं भाई, अपने पेपर में आने वाले, आपके एग्जाम में आने वाले वर्णनात्मक के विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं 150 शब्दों में करने के लिए, और लगभग हर एक क्वेश्चंस आपको देकर के जाता है टोटल 6 मार्क्स। तो प्यारे साथी, आपको टोटल विस्तृत उत्तरी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो टोटल 24 मार्क्स के आपके पेपर में आने वाले हैं। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम हर एक क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि महामंदी से क्या आशय है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए। तो महामंदी क्या होती है हमको बताना है, और इसके 2 प्रमुख कारण भी हमको बताने हैं। ठीक है, अथवा में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और ये नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं। अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखकर कहीं से तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। उससे जरूरी बात कि ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, 2026 में 100% आने वाले हैं। इस बात को याद कर लेना। आगे देखिए, ये 2 क्वेश्चंस नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखिए पूरे क्वेश्चंस का मैं आपको स्क्रीनशॉट करा दे रहा हूं। ये आपका कर्तव्य है कि सारे क्वेश्चंस आप स्वयं से नोट कर लें भाई। ठीक है, चलो भाई नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि आपके 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चंस, ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 नंबर के आपके पेपर में आते तो सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चंस आपको ये हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पेपर में आपके मानचित्र कार्य आता है। तो अगर मैं अपने मानचित्र कार्य की बात करता हूं प्यारे साथी, तो मानचित्र कार्य में देखिए 2 प्रश्न संख्याएं होती है, प्रश्न संख्या 9A, प्रश्न संख्या 9B। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने दोनों की दोनों प्रश्न संख्याओं को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए प्रश्न संख्या 9A में हमारी इतिहास पूछी जाती है प्यारे साथी, मैं आपको बता देता हूं इतिहास के 5 क्वेश्चंस आते हैं। 9B में हमारे भूगोल के 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि इतिहास 9A आती जो हमारी प्रश्न संख्या, उसमें 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री के आते हैं, इतिहास के आते हैं, और 9B में हमारे जियोग्राफी भूगोल के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सारे के सारे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारी प्रश्न संख्या 9B है, और ये 9B के ये 5 क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले रट के चले जाना। 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये हमारे भूगोल के 5 क्वेश्चंस थे, ये हमारे इतिहास के 5 क्वेश्चंस, और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा हो जाता है समाप्त। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की हर एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसी चैनल F24 क्लासेस पर कराने वाला हूं। तो डेफिनेटली इस क्लास के अंदर हमने केवल सामाजिक विज्ञान के पेपर के क्वेश्चंस को देखा, अगली क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।